बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर कोर्ट रिपोर्टर मतीउल्लाह जान साहब। आज नाज़रीन एक तो बड़ी डेवलपमेंट हुई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एक दरख्वास्त दायर की गई है सुप्रीम कोर्ट में, जिसे हम मुतफरिक दरख्वास्त कहते हैं। उस दरख्वास्त में उन्होंने इंट्रा पार्टी इंतखाबात या यूँ कहें कि बल्ले के निशान वाला जो फैसला 13 जनवरी को जनाब काजी फाइज़ साहब ने सादिर फरमाया था, उसके अगेंस्ट रिव्यू पर अब लार्जर बेंच तश्कील देने की इस्तदा की है। 8 रुकनी लार्जर बेंच बनाने का कहा है और ये कहा है कि 3 रुकनी कमेटी, जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर भी शामिल थे, वो कमेटी अब 8 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे। अगर 8 नहीं तो कम से कम 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दिया जाए। और उसके साथ साथ उस दरख्वास्त में ये भी कहा गया है कि 12 जुलाई का जो 8 जजेस का अक्सरियती फैसला है मखसूस नशिस्तों के केस में, उसको जवाज़ बनाकर अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि जस्टिस काजी फाइज़ ईसा साहब 13 जनवरी के अपने फैसले के ख़िलाफ़ हमारा रिव्यू, हमारी नज़रसानी दरख्वास्त मंजूर करें। अब ये मतीउल्लाह जान साहब जो आज डेवलपमेंट हुई है, अभी दरख्वास्त दायर हुई है थोड़ी देर पहले सुप्रीम कोर्ट में, आप इसको कैसे देख रहे हैं? 21 अक्टूबर को चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा साहब ने समाअत के लिए मुकर्रर कर रखा है। गुज़िश्ता समाअत पर आपको याद होगा वकील पेश नहीं हुए थे हामिद खान साहब, और ये कहा गया था कि वो लाहौर में निजी मसरूफियात के बायस नहीं आ सके। आज ये दरख्वास्त आती है। अब आप क्या देखते हैं, जब 21 तारीख को मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर होगा, इस दरख्वास्त को एंटरटेन किया जाएगा या नहीं किया जाएगा? देखिए, ये दरख्वास्त जो डाली गई है तो तकनीकी एतबार से तो सुप्रीम कोर्ट को इस दरख्वास्त को भी लगाना चाहिए। अब देखना ही है कि क्या ये दरख्वास्त जो है 21 तारीख के लिए क्लब हो के रिव्यू के साथ लगाई भी जाती है या नहीं, या काजी फाइज़ साहब उस रोज़ आके कह देंगे कि मेरे सामने तो ये दरख्वास्त अभी आई नहीं है, या फिर इस दरख्वास्त के ऊपर कोई रजिस्ट्रार की तरफ से कोई एतराज़ात अगर दायर कर दिए जाते हैं तो वो भी मुतफरिक दरख्वास्त पर वैसे एतराज़ात तो नहीं होते। मुतफरिक दरख्वास्त, हर दरख्वास्त के ऊपर एतराज़ात हो सकते हैं ना। अब मुतफरिक दरख्वास्त के ऊपर भी अगर कोई बहुत ही तकनीकी एतबार से कोई ऐसी चीज़ मांग ली जाए कि जो कि कानून में जिसकी गुंजाइश नहीं है, तो दरख्वास्त तो हर दरख्वास्त का जायज़ा तो लेती है, मगर अब देखना ही है कि ये उस रोज़ लगती भी है कि नहीं, और अगर नहीं लगती उसकी क्या वजह हो सकती है, और अगर लग भी जाती है तो काजी फाइज़ साहब जो है वो जारी बात है वो कह सकते हैं कि अब तो आप बहुत लेट हैं या कुछ भी है, क्योंकि काजी फाइज़ साहब 25 अक्टूबर को रिटायर हो रहे हैं। 21 तारीख को अगर उन्होंने अपनी नज़रसानी जो बल्ले के निशान के हवाले से फ़ैसला था उसकी नज़रसानी पे फ़ैसला अगर नहीं किया तो फिर वो रिटायर हो जाएंगे और उनकी जगह कोई और जज जो है ये बल्ले की नज़रसानी का फ़ैसला सुनेगा। और अगर किसी और जज ने सुन ली तो इस बात का इम्कान मौजूद है कि 13 जनवरी के काजी फाइज़ के जो 3 रुकनी बेंच का फ़ैसला है उसको ख़त्म कर दिया जाए। उसके कॉन्सिक्वेंसेस तो एज सच शायद कुछ भी नहीं होंगे, मगर एक बात तय होगी कि 13 जनवरी का जो मतनाज़ा तरीन फ़ैसला था वो पाकिस्तान की तारीख़ में जो 8 फरवरी के इलेक्शन हुए हैं उनको मतनाज़ा बनाने में उसका बहुत बड़ा किरदार था। और न सिर्फ ये कि उस पूरे इलेक्शन के ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान बन जाएगा, बल्कि ख़ुद काजी फाइज़ की जो लेगेसी है, और काजी फाइज़ जो ऑलरेडी बहुत बदनाम हो चुके हैं हुक्मरान इत्तेहाद को मुख्तलिफ़ फ़ैसलों के ज़रिए सपोर्ट करने के लिए, उनकी लेगेसी मज़ीद ख़राब होगी और काजी फाइज़ मज़ीद बदनाम होंगे। और बल्ले के निशान वाले फ़ैसला जिस पे पहले ही बहुत तनकीद होती है, अगर नज़रसानी में वो सुप्रीम कोर्ट फ़ैसला वापस ले लेती है, अगर काजी फाइज़ के होते हुए नहीं लेती है, बाद में लेती है, तो फिर इससे बड़ा धब्बा जो है काजी फाइज़ की लेगेसी पे कोई नहीं होगा। तो इसलिए काजी फाइज़ की ये कोशिश होगी कि अब जो 21 तारीख आ रही है, मंडे को शायद मंडे को जो आ रही है, तो उसमें जो नज़रसानी दरख्वास्त है उसको डिसमिस करके जाए। और अगर ज़ाहिर बात है PTI की तरफ से अब कोई ना कोई पेश ज़रूर होगा, और शायद PTI ये भी नहीं चाहेगी कि वो डिसमिस फॉर नॉन प्रोसिक्यूशन हो जाए, तो वो उन्होंने ये एक नई दरख्वास्त डाली है और इसके ऊपर फ़ैसला अगर नहीं होता तो फिर ये यकीनी तौर पे अगर डिसमिस हो जाती है नज़रसानी की दरख्वास्त और 21 को ही डिसमिस होती है, 25 को रिटायर हो रहे हैं और ऑलरेडी PTI के बड़े एतराज़ात हैं काजी फाइज़ के ऊपर, तो फिर भी मैं समझता हूँ ये एक स्याह धब्बा रहेगा काजी फाइज़ की लेगेसी के ऊपर। एक चीज़ यहाँ पर बड़ी इंटरेस्टिंग है, अब आइनी तरमीम है जिसके लिए सर तोड़ कोशिशें हमारी हुकूमत कर रही है। अभी इस वक्त जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, अडयाला जेल में इमरान खान साहब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग मुलाकात भी कर रहे हैं, और मौलाना फजलुर रहमान साहब से भी मुलाकातों का सिलसिला जारी। अख्तर मेंगल साहब आ चुके हैं पाकिस्तान इस्लामाबाद में। इस सब में अगर लेट्स से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान साहब भी ऑन बोर्ड आ जाते हैं, अगर मिसाल के तौर पर, और आइनी तरमीम हो जाती है, अगर वो ऑन बोर्ड नहीं आते तब भी अगर आइनी तरमीम हो जाती है
और उस आइनी तरमीम में बज़ाहिर तो यही है कि जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी है ये भी ख़त्म हो जाएगी, तो उसके बाद इस दरख्वास्त का, इस नज़रसानी दरख्वास्त और आज की मुतफरक दरख्वास्त का आपको क्या फ्यूचर नज़र आ रहा है? क्या ये गैर मौसर नहीं हो जाएगी? देखें, ये दरख्वास्त जो आज दायर हुई है, ये अब नज़रसानी वाली दरख्वास्त की बात कर रहे हैं ना, कि जो हाँ जी, नज़रसानी के साथ अब मुतफरक दरख्वास्त आई है। देखिए, अगर आइनी तरमीम आ जाती है तो ये जो आज CMA दायर की गई है नज़रसानी दरख्वास्त में, सिविल मिसलेनियस, ये एक ज़िमनी दरख्वास्त जिसको आप कह सकते हैं, ये इस दरख्वास्त में कहा गया है कि जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है उसके तहत बनाई गई उस जजेस कमेटी के ज़रिए एक 8 रुकनी या 5 रुकनी लार्जर बेंच बनाया जाए, जो ऑर्डिनेंस से पहले की कमेटी है, जो सदारती ऑर्डिनेंस ओरिजिनल फॉर्म में। अब अगर आइनी तरमीम हो जाती है तो उस आइनी तरमीम के अंदर जो नया डिवीज़न बेंच या आइनी बेंच बनाया गया है उसको तो आइन में लिख दिया गया है कि वो बेंच जो है कौन बनाएगा, और उसके लिए जुडिशल कमीशन को अख्तियार दिया गया है, और फिर उसके बाद 3 सीनियर तरीन जजेस जो हैं, जो आइनी बेंच के होंगे, जो 3 सीनियर तरीन, उनको अख्तियार दिया गया है मज़ीद बेंचेस बनाने का। तो फिर तो ये दरख्वास्त इन्फेक्शस हो जाएगी। तो मेरे ख्याल में अगर ये 21 तारीख को ये दरख्वास्त डिसमिस ना हुई, जारी बात है, अगर बल्ले वाली निशान की दरख्वास्त ही जो है मुस्तरद होगी नज़रसानी की, हाँ, तो फिर इसकी क्या वक़्त है? ये तो वैसे इन्फेक्शस हो जाएगी, लेकिन ये वैसे भी मुझे लगता है कि आइंदा 2-3 दिन के लिए ही रेलिवेंट होगी। अगर बल्ले की नज़रसानी का फ़ैसला काज़ी फ़ाइसा नहीं करते तो फिर जो है इस दरख्वास्त की भी जो एक्सपायरी है वो आइनी तरमीम के साथ ही हो जाएगी। अच्छा, इसमें ना एक चीज़ और बड़ी इंटरेस्टिंग, अभी मैं सोच रहा था कि हम 13 जनवरी के फ़ैसले को डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन आपने जो इमरान खान से मुलाकातों की बात की कि अभी मुलाकातें हो रही हैं, तो ये एक बड़ी ही दिलचस्प सूरत हाल है कि एक ऐसा शख्स जिसका तस्वीर भी TV चैनल्स पे, मीडिया पे चलाने पे पाबंदी है, जो जेल के अंदर है, नाम भी नहीं और जिसका नाम भी नहीं चल सकता, तो ये पार्लियामेंट, ये हुकूमत, ये मीडिया, ये इवन के अदलिया, ये इंतज़ार कर रहे हैं सारे कि उस शख्स का क्या फ़ैसला है आइनी तरमीम के मसवदे के हवाले से। यानी कि अब सारी नज़रें जो है अडयाला जेल की तरफ हैं। जिस कौम की नज़रें पार्लियामेंट की तरफ होनी चाहिए थी, उस कौम की नज़रें अब अडयाला जेल की तरफ। थैंक्स टू दिस गवर्नमेंट, थैंक्स टू दिस गवर्नमेंट, थैंक्स टू एस्टैब्लिशमेंट, थैंक्स टू दिस चीफ जस्टिस, थैंक्स टू मैनी मोर। तो मेरे ख्याल में ये भी एक बड़ी ही सितम ज़रीफ़ी कह लें या मकाफ़ात अमल कह लें कि अल्टीमेटली ये फ़ैसला अब इमरान खान के हाथ में आ गया है, और मेरे ख्याल में इमरान खान किसी सूरत भी जस्टिस मंसूर अली शाह को डिच नहीं करेंगे, और उनका फ़ैसला यही होगा कि जो भी आइनी तरमीम आनी है वो 25 अक्टूबर के बाद आए, मंसूर अली शाह का नोटिफिकेशन जारी हो जाए, उसके बाद फिर PTI इस शर्त पे बज़ाहिर राज़ी होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो इसका मतलब है कि जैसे मंसूर अली शाह जिसने इतना बड़ा फ़ैसला दिया और उसका फ़ैसला अवाम को तो उसका फ़ायदा हुआ, ज़ाहिर बात है अवाम का हक़ था, वोट देने का हक़ मुतासर हुआ 12 जुलाई का बिल्कुल फैसला, PTI तो, मगर उसके साथ PTI को भी उसका फ़ायदा हुआ। तो अगर PTI जो है जैसे मंसूर अली शाह को वक्त पड़ने पर तनहा छोड़ती है या उनकी कमर में छुरा घूमती है और इस तरमीम को सपोर्ट करने का ऐलान करती है, तो फिर अदलिया के अंदर जो दीगर जजेज़ हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के जजेज़ हैं, वो ज़हनी तौर पे तैयार हो जाएंगे कि इस मुल्क में जो है आइन और कानून की बात नहीं करनी, इस मुल्क में जो ताकतवर इस्टेब्लिशमेंट है या जो हुकूमत है उसकी बात हासिल करनी। और वैसे भी अब ये जो तरमीम आ रही है इसमें तो जिस तरह पहले हम सुनते थे कि रियासत दर रियासत, स्टेट विद इन द स्टेट, इस आइनी तरमीम के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट विद इन द सुप्रीम कोर्ट बनाने की कोशिश की जा रही है, और ये बहुत ही एक अफसोसनाक सूरत हाल होगी। एक तरफ आइनी बेंच होगा, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट होगी, और ये बिल्कुल जैसे सजाद अली शाह के दौर में 1997 में 2 सुप्रीम कोर्ट बन गई थी, तो ये जो आइन के अंदर अब लिख दिया गया है ये एक मतवाज़ी सुप्रीम कोर्ट है आइनी बेंच की शक्ल में, और जिस तरीके से उसमें आइनी बेंच की तश्कील का जो तरीक़ाकार वज़ा किया गया है उससे साफ लगता है कि अब सियासतदानों का कंट्रोल न सिर्फ ये कि जजों की तैनाती में बढ़ जाएगा बल्कि बेंचों की तश्कील में भी सियासतदानों का कंट्रोल बढ़ जाएगा। ये वो अंदरूनी एक मामला था सुप्रीम कोर्ट का जो कि अदलिया की आज़ादी के नाम पे, जिसको हमेशा अदलिया ने बड़े जेलसली गार्ड किया, मगर थैंक्स टू काजी फाइज ईसा इन जैसे चीफ जस्टिस साहिबान की वजह से आज हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर घुस के सियासतदानों समेत वो ये फ़ैसला करेगी
कि उनके इक़दामात के ख़िलाफ़ जो रिट दरख्वास्तें हैं या जो आइनी दरख्वास्तें हैं उनकी समाअत कौन से जजेस करेंगे, कितने जजेस करेंगे। इससे एक और चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है, इससे पहले हम आगे बढ़ते हैं इस आइनी तरमीम के ऊपर। इस आइनी तरमीम के ऊपर आने से पहले एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है, 13 जनवरी का फ़ैसला जो हम डिस्कस कर रहे थे। आप नहीं समझते कि 13 जनवरी का फ़ैसला अगर ना होता तो शायद आज ये आइनी तरमीम ना हो रही होती? बेस तो 13 जनवरी का फ़ैसला ही है ना। अगर हम इस पूरे मैस को जो एक क्रिएट किया गया है, चाहे उसमें 8 फरवरी के इंतखाबात हों, इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स का मामला हो, मखसूस नशिस्तों का मामला हो, जितने भी मामलात हैं, बेस सबकी बनती है 13 जनवरी का फ़ैसला। अगर 13 जनवरी को जस्टिस काजी फायद ईसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनडायरेक्टली बल्ले का निशान ना लेते तो शायद आज ये मैस क्रिएट ना होता। इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? देखें, जो 13 जनवरी का फ़ैसला है, मैं तो उस फ़ैसले को भी एक सोची समझी साजिश और अंडरस्टैंडिंग के तहत दिया गया फ़ैसला समझता हूँ। मुझे लगता है कि ये जो आइनी तरमीम का पहला मुसवदा जो वायरल हुआ था, अब तो खैर होते होते मुख्तसर रह गया है, ये सारा एक आइडिया था। और इस आइडिया जो था, मुझे मेरी राय में, मेरी नाक़िस राय में, ये चीफ़ जस्टिस काजी फायद ईसा का चीफ़ जस्टिस बनने से पहले का आइडिया था। अच्छा। और उसके ऊपर जितनी रिसर्च की गई, उस रिसर्च को मंतकी अंजाम तक पहुँचाने के लिए इस आइनी तरमीम या उस तहकीक को 13 जनवरी का फ़ैसला भी दिया गया, ताकि PTI जो है उस तरीके से हुकूमत में ना आ सके कि जो आइनी तरमीम का रास्ता रोक सके। तो अब ये तमाम फ़ैसले जो काजी फायद ईसा के, उन सारे फ़ैसलों का अगर पस मंज़र देखा जाए तो उससे यही लगता है कि काजी फायद ईसा के जहन में एक वफाकी आइनी अदालत का एक वो ख्वाब था, जिसको पूरा करने के लिए उन्होंने तमाम आइनी, कानूनी, असूली, अखलाकी और समाजी जो ज़ाब्ते हैं उनको फलांगा है। और उन्होंने अपने उस ख्वाब की ताबीर के लिए इस मुल्क के इंतखाबी निज़ाम के साथ खिलवाड़ किया है, और इस्टेब्लिशमेंट उनके बिल्कुल साथ साथ रही है। और बल्कि इस्टेब्लिश ने भी काजी फायद ईसा को भरपूर अंदाज में इस्तेमाल किया है PTI को बिल्कुल कॉर्नर करने के लिए। और ये बात PTI की नहीं है, मैं उसको PTI के तौर पे या इमरान खान के तौर पे नहीं देखता, मैं उसको एक सियासी जमात के तौर पे देख रहा हूँ, जो कल नून लीग थी और आज PTI है। वो ख्वाब जो कभी पूरा नहीं हुआ, वो ख्वाब जो अब चिकनाचूर हो चुका है काजी फायद ईसा साहब का, जिस ख्वाब के पीछे वो यहाँ तक आ गए हैं, नौबत यहाँ तक आ गई है कि उन्होंने कुछ भी नहीं छोड़ा, सुप्रीम कोर्ट के पल्ले कुछ नहीं छोड़ा, अदलिया के पल्ले कुछ नहीं छोड़ा, और इवेंचुअली उनको ख़ुद क्या मिला है। मुझे तो ये बात बड़ी हैरान कुन नज़र आ रही है कि एक शख्स जो एक हमें नज़र ये आ रहा है कि एक तगोदो की गई है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट और चीफ़ जस्टिस मज़ीद 68 साल तक रहने की, उस सब में उन्हें मिला तो कुछ भी नहीं है, माँ सिवाय इस मकबरे के जो इस वक्त हमारी दाईं जानिब जिस पर काम चल रहा है और बड़े ज़ोरों शोर से चल रहा है। देखिए, जितने भी माजी में चीफ़ जस्टिस साहिबान आए, जो कि जनरल ज़िया-उल-हक के आलाकार बने, जनरल मुशर्रफ के आलाकार बने, जनरल कियानी के इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी, जनरल बाजवा के साकिब निसार या दीगर जो हैं, ये तमाम आलाकार जो हैं, इन्हें कभी भी अपने रवैये पे, अपने कंडक्ट पे जो है शर्मिंदगी नहीं होती, कोई पशमानी नहीं होती। ये हम जैसे लोग सोचते हैं कि यार इन बेचारों के साथ क्या हुआ, वो कोई बेचारे शचारे नहीं हैं, वो अभी भी बड़े खुश होते हैं। जो शैतानी जहन रखते हैं, शैतानी सोच रखते हैं, शैतान कभी शर्मिंदा नहीं होता, शैतान मज़ीद लोगों को वरगलाता रहता है। न सिर्फ शैतान बल्कि उनकी अगली नस्लें भी जो हैं वो यही काम करती हैं, और अपने आबा व अजदाद के बुरे कामों को जस्टिफाई करने के लिए उनकी नस्लें भी उन्हीं क़ुव्वतों के साथ खड़ी होती हैं जो इस मुल्क की जमहूरियत, निज़ाम, आइन और पार्लियामेंट को नुकसान पहुँचाते रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ये कहना कि उनको कुछ नहीं मिला, हु नोज़, अगर उनको कुछ ना मिला होता तो वो यूं अपने आप को सरे बाजार 25 के बाद वाज़ेह हो जाएगा, यूं सरे बाजार अपने आप को नंगा करते, बेलवास करते, उनको अपने ख़ानदान, अपने रिश्तेदारों, अपने दोस्तों, अपने प्रोफेशनल कोलीग्स की इज़्ज़त का अगर कोई ख्याल नहीं है, तो फिर हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि वो बेचारे हैं या उनको कुछ नहीं मिला। उनको बहुत कुछ मिला होगा, उनकी अना की तस्कीन हुई होगी, उनके बहुत सारी ऐसी कमज़ोरियाँ या खाते जो हैं वो सामने नहीं आए होंगे, उनके बच्चे जो हैं, उनकी नस्लें जो हैं वो आने वाले वक्तों में उनके लिए उनका मुस्तकबिल महफूज हो गया होगा। हमें क्या पता उनको क्या मिला नहीं मिला, हमें तो सिर्फ ये पता है कि इन काजी फायद ईसा जैसे लोगों ने और जजों ने इस मुल्क के साथ जो किया है, इस मुल्क के साथ बहुत बुरा हुआ है, और आने वाली जो हमारी नस्लें हैं वो काजी फायद ईसा के इन घिनौने फ़ैसलों और इन कामों की वजह से उनको भुगतना पड़ेगा, इस मुल्क को भुगतना पड़ेगा, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह फील्ड मार्शल अयूब खान का साथ देने वाले जजों के फ़ैसलों की वजह से जो है मुल्क हमारा टूट गया। तो अब जो बीज नफ़रत का और साजिश का काजी फायद ईसा ने बोया है, आने वाले वक्तों में इसके बहुत दूर रस नताइज होंगे,
और ये जहरीला फल जो है हमारी आने वाली कई नस्लें जो है वो इसको खाने पे मजबूर होंगी। अब सर फाइनली आइनी तरमीम के ऊपर बात करते हैं। जो आइनी तरमीम इस वक्त हमें नज़र आ रही है, अब बेसिकली जो बोन ऑफ कंटेंशन है वो तो 3 जजेस का पैनल, जो बज़ाहिर अभी हालिया जो ड्राफ्ट हमने पढ़ा है, जो फाइनल एक तरह से कल कमेटी ने जिसकी मंजूरी सो कॉल्ड मुतफ़िका तौर पर दी है, उस मुसवदे के तहत 3 रुकनी जो पैनल है जजेस का, 3 सीनियर तरीन जजेस, उसके ऊपर आकर गेम फंसी हुई है। अभी इमरान खान साहब से भी आप खुद बता रहे हैं मुलाकात हुई है, हो रही है, अख्तर मेंगल साहब आ चुके हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब से मुलाकातें हो रही हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है, एक जानिब लोग ये कह रहे हैं कि अगर हुकूमत कामयाब हो जाती है 3 जजेस का पैनल बनाने और उसके बाद उनमें से 2 सीनियर जजेस को सुपरसीड कर जस्टिस याह्या अफरीदी को चीफ जस्टिस बनाने में, तो आप मुझे पहले ये बताएं एज अ कोर्ट रिपोर्टर, आप तवील अरसा से 95 से गालिबन सुप्रीम कोर्ट को कवर कर रहे हैं, क्या रिस्पांस आप देख रहे हैं, क्या मुमकिन तौर पर रिस्पांस हो सकता है? क्योंकि कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि शायद जो जजेस सुपरसीड हो जाएं वो मुस्ताफ़ी हो सकते हैं। आपको 1 या 2 इस्तीफ़े नज़र आ रहे हैं या मास लेवल पे इस्तीफ़े देख रहे हैं आप, या अदरवाइज़ जजेस विल फाइट इन देयर ओन रिगार्ड? देखिए, जिस किस्म की बेशरम हुकूमत और जिस किस्म के बेशरम इदारे जो हैं वो ये सब कुछ करवा रहे हैं, उनको शर्मिंदा करने के लिए ये इस्तीफ़े देना काफ़ी नहीं है, बल्कि इस्तीफ़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इस्तीफ़े तो इस हुकूमत को देने चाहिए। इस्तीफ़े तो बेशरम वज़ीर कानून, अटॉर्नी जनरल या वज़ीर आज़म को देने चाहिए कि जिन्होंने इस तरह की कन्फ्यूजन क्रिएट की, वफाकी आईनी अदालत की बात की, सुप्रीम कोर्ट में तकसीम की, जजों की तकसीम की, सुप्रीम कोर्ट के अख्तियारात को कम करने की साजिश की और उनको दबाव डाला, उनके फ़ैसलों पे अमल दरामद नहीं किया सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले में। तो इस्तीफ़े तो इन लोगों को देने चाहिए। जजों को क्यों इस्तीफ़ा देना चाहिए? मेरा नहीं ख्याल कि जजों को इस्तीफ़ा देना चाहिए, क्योंकि उनको सुप्रीम कोर्ट में रह के आइन और कानून के मुताबिक जो उन्होंने हल्फ उठाया हुआ है उसका दिफा करना चाहिए। महाज़ जंग से भागना नहीं चाहिए, महाज़ जंग पे खड़े होके मुकाबला करना चाहिए। और अगर ये इस्तीफ़े देने वाली बात है तो ये हथियार फेंकने के मुतरादिफ होगी। मुझे नहीं लगता कि जजों को अपने हल्फ की पासदारी के बरखिलाफ़ इस तरह यूँ सरेंडर करना चाहिए। उनको डटना चाहिए, बल्कि उनको पेशगी इक़दामात करने चाहिए, उनको पेशबंदी करनी चाहिए, प्रोएक्टिवली उनको अपने हल्फ के मुताबिक आइन का दिफा करना चाहिए। तो चाहे वो आइनी तरमीम से पहले के इक़दामात हों जो अभी आइंदा चंद दिनों में किए जा सकते हैं, या वो आइनी तरमीम के आने के बाद के इक़दामात हों, ये जब तक जजेस स्टैंड नहीं लेंगे तो वकला के लिए महज सड़कों पे आना जो है वो काफ़ी नहीं होगा। तो इसलिए जजेस को भी अपने हल्फ के मुताबिक आइन का दफा ज़रूर करना होगा। ये नहीं हो सकता कि जो है बार चुस्त और बेंच चुस्त वाला, बार चुस्त और बेंच सुस्त वाला काम नहीं होना चाहिए। इसमें एक चीज़ बड़ी इम्पॉर्टेंट है जो समझने वाली है, वो हम आपसे पूछना चाहेंगे, सीखना चाहेंगे कि वो कौन सा बॉइलिंग पॉइंट है जहाँ पर आपको ये लगता है कि जजेस साहिबान को उसके बाद मज़ीद खामोश नहीं रहना चाहिए? क्या आइनी तरमीम हो जाना या आइनी तरमीम का जो प्रोसेस है उसका शुरू हो जाना? दैट मीन्स अभी हम बात कर रहे थे काबीना के अंदर अगर मुसवदा काबीना मंजूरी दे देती है, उसके बाद क्या आप समझते हैं जजेस साहिबान को रिएक्ट कर देना चाहिए या फिर इन्हें वेट करना चाहिए उस आइनी तरमीम का? देखिए, जब काबीना एक फ़ैसला करती है और वो फ़ैसला पब्लिक हो जाता है, वो डॉक्यूमेंट ऑफिशियल हो जाता है, तो हुकूमत के फ़ैसलों के ख़िलाफ़ हाई कोर्ट में भी रिट दायर हो सकती हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी आइनी दरख्वास्तें दायर हो सकती हैं। और ये कोई पार्लियामेंट का मामला नहीं है जब तक बिल पार्लियामेंट में टेबल नहीं हो जाता। अब देखना ये है कि ये जो टाइम गैप है, यानी काबीना से बिल की मंजूरी और पार्लियामेंट में टेबल होने का, इसको हुकूमत ने बहुत कम कर दिया है। तो अब वो कम करने का मकसद ही यही है कि किसी को हुकूमत के किसी फ़ैसले को या उस बिल को चैलेंज करने का मौका ना मिले, क्योंकि एक दफ़ा वो बिल अगर टेबल हो गया तो फिर वो पार्लियामेंट की प्रॉपर्टी हो जाएगी और आइन के तहत हमारी अदालतें जो हैं वो पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग के अंदर मुदाखलत नहीं कर सकती। हाँ, अगर काबीना का ये डॉक्यूमेंट बाहर आता है और उसको उस वक्त कोई चैलेंज कर देता है रिट में या सुप्रीम कोर्ट में आनी पटिशन में, तो उस डॉक्यूमेंट को हुकूमत के फ़ैसले के तौर पे चैलेंज किया जा सकता है, बीइंग मेलाफर्डे, बदनीयती पर मबनी है, या वो सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ एक कंस्पिरेसी की जा रही है। और ये हुकूमती फ़ैसले के तौर पे तो चैलेंज हो सकता है, पार्लियामेंट के बिल के तौर पे इसको चैलेंज करना मुश्किल हो जाएगा। मगर माजी में हमने देखा है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट
जो कि पार्लियामेंट के दोनों ईवानों से मंजूर हो चुका था और सदर के दस्तखतों के लिए वो रास्ते में था, तो उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने सस्पेंड किया है। मगर मसला यह है कि वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट था, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, तो इसलिए ये बड़ा ही एक नाजुक मरहला है और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को जो भी फ़ैसला करना होगा उसके लिए बहुत महदूद वक्त होगा। और जब आइनी तरमीम अगर हो भी जाती है अलर्ट से, तो उसके बावजूद भी मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को जो है इस हवाले से बड़ा वाज़े एक पोजीशन लेनी होगी। और ख़ास तौर पे अगर आइनी तरमीम पीटीआई के लोटों की मदद से या पीटीआई के बंदे तोड़ के अगर की जाती है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं उस सदारती ऑर्डिनेंस के हवाले से फुल कोर्ट मीटिंग के ऊपर अपना फ़ाइनल मौक़िफ़ दे सकते हैं, जो 8 या 10 जजेस हैं। और ये वो ऑर्डिनेंस के हवाले से फुल कोर्ट की पोजीशन होगी कि जिसके बाद फिर सवाल उठेंगे कि उस ऑर्डिनेंस के तहत जजेस कमेटी कैसे बनी, जजेस कमेटी ने फिर वो 5 रुकनी बेंच कैसे बनाया, और फिर 5 रुकनी बेंच ने वो 63A का फ़ैसले कैसे दिया, और कैसे वो 63A का फ़ैसला एक ऐसे वक्त में आया कि जब चीफ जस्टिस काजी फरीद साहब रिटायर हो रहे थे और वो बज़ाहिर ये चाह रहे थे कि वो 2 ताई अक्सरियत हुकूमत को मिल जाए। तो इसलिए वो ऑर्डिनेंस वाला जो सिरा है, वो ऑर्डिनेंस वाला सिरा अगर उसको पकड़ लिया इन जजेस ने, तो मेरे ख्याल में फिर जो 2 ताई अक्सरियत पीटीआई के बंदे तोड़ के हासिल की जाएगी, उसके ऊपर, उस आइनी तरमीम के ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाएगा। लेकिन इस चीज़ के ऊपर, ऑर्डिनेंस के ऊपर जो भी इक़दाम होने हैं, वो मेरे ख्याल में आइनी बिल के टेबल होने से पहले होंगे, तो वो ज़्यादा मौसर हों। वैसे तो आइनी तरमीम के हवाले से भी एक मिसाल तो मौजूद है 97 में जब 13th अमेंडमेंट थी, उस वक्त जस्टिस सज्जाद अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने उसे मुअत्तल कर दिया था, और फिर फौरी तौर पर विद इन मिनट्स 13 रुकनी बेंच ने उस फैसले को मुअत्तल कर दिया था। तो ये मिसाल तो मौजूद है कि अगर आइनी तरमीम भी हो जाए और सुप्रीम कोर्ट ये समझती हो कि वो आइन की बुनियादी ढांचे से ही मुतसादिम है, उसको वो मुअत्तल तो इब्तदाई तौर पर कर ही सकते हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के बहुत से ऐसे फैसले होते हैं जो उनके ऊपर जब रिव्यू होता है तो वो ख़त्म हो जाते हैं, गैर मौसर हो जाते हैं, फैसले गलत भी होते हैं, सही होते हैं। और वो जो 13वीं तरमीम को मुअत्तल किया गया था, वो जिस सरसरी अंदाज में किया गया था, तो इसी की वजह से बाद में उस फैसले को खुद सुप्रीम कोर्ट के 13 जजों ने ख़त्म कर दिया था। तो जब वो फैसला ख़त्म हो गया तो असल हतमी फैसला तो वही होगा। और फिर वो जो जिसको कहते हैं कालादम किया गया फ़ैसला है, जो फ़ैसला कालादम हो गया हो सुप्रीम कोर्ट में, उसको हवाले के तौर पे या रेफरेंस के तौर पे भी साइट नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सही। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया मज़हरुल जान साहब। नाज़रीन, आपने सुना कि अब जो अक्सरियती जजेस साहिबान हैं उनके पास एक मौका है कि ये जो आइनी तरमीम का बिल है, इसके पेश होने से पहले वो अगर चाहें तो उस ऑर्डिनेंस के ऊपर फुल कोर्ट बुला सकते हैं। ये एक अहम डेवलपमेंट हो सकती है। अब देखना होगा क्या वो इसके ऊपर रिस्पांस देंगे या नहीं देंगे। आज की इस वीडियो से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।